गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आप सबकी चहेती नम्रता सिंह। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं हरिदया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे चेस्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है यहाँ पे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम मिलवाते हैं आपको प्रयागराज के सबसे बेस्ट प्लूमनोलॉजिस्ट से, डॉक्टर आशीष टंडन से। चलिए मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। तो हाय दोस्तों, अभी हम आ गए हैं प्रयागराज के वन ऑफ द बेस्ट प्लूमनोलॉजिस्ट से, डॉक्टर आशीष टंडन। तो अभी हम इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं और आप लोग को फिर बताते हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे कॉमन डिसीज क्या है रेस्पिरेटरी में? अगर देखा जाए तो किस रिलेटेड सबसे कॉमन आई थिंक आस्थमा है। तो दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक तो ये संक्रामक रोग और नॉन इन्फेक्टिव या जिसमें संक्रमण नहीं होता है। तो संक्रामक रोगों में सबसे कॉमन टीबी होता है, और नॉन इन्फेक्टिव डिजीजेस में जो है सबसे कॉमन जो होता है वो दमे की बीमारी है, ब्रोंकियल एस्मा जिसको बोलते हैं। हाँ। तो सर, ऐसी टीबी की कुछ ऐसे बेसिक सिम्टम्स बताइए, जैसे लोगों को पता चले कि उन्हें टीबी हो रही है या इन फ्यूचर में हो सकती है, जिससे वो तुरंत फिर प्लूमनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, मतलब आप कंसल्ट करें। सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो बुखार आना, खांसी आना, कम से कम 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा कोई खांसी होगी। कभी कभी बलगम में खून आ सकता है, वजन में कमी आना, रात में सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना छूटना और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होना, और एक तरीके से अंदर से अस्वस्थ महसूस कर, भूख न लगना। ये 5 लक्षण सबसे कॉमन हैं। तो अगर किसी को 2 से 3 हफ्ते खांसी आ रही है, सूखी खांसी है ज़्यादातर, और वो साथ में जो है फीवर हो रहा है जो कि शाम के समय ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको जो है अपने चिकित्सक को या किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो सर, जैसे मैंने वो सुना है CPAP या मतलब खजाटे वाली बीमारी ने सर, तो आई थिंक आज के यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ये किस लिए होता है सर? हमारे समाज में पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, और हमारे जो युवा वर्ग हैं वो बहुत उससे इम्प्रेस हो गए हैं और उस तरीके की शैली अपनाते हैं। देर रात तक जगना, खान पान का जो है वो उपयोग दूसरी तरीके से करना, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो ना करना। तो उससे हमारे वो समाज में यंग जनरेशन में या युवा अवस्था में जो है वो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है। तो ये मोटापा एक बड़ा कारण होता है कि जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया या खर्राटे की बीमारी, जिसको आप सामान्य बोलचाल में कहते हैं, वो हो जाती है। और इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक हो सकती है, आपकी चिंग छोटी है या टंग बड़ी है, या जो है कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या किसी को जो है शुरुआत में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते डायबिटीज़ और उसके बाद जो है ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया बहुत ही कॉमन और बहुत ही मदर ऑफ ऑल डिजीज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी और ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया ये होता है, जिसको हम सिंड्रोम Z बोलते हैं। तो सर, इसमें क्या सिम्टम्स स्टार्टिंग का देखिए कि तुरंत आके फिर आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, मतलब CPAP या का? सामान्य आदमी या कॉमन मैन के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है खर्राटा आना। खर्राटा आना, रात में सोते समय खर्राटा आना, बेचैनी रहती है, बहुत अच्छी नींद नहीं आती, सुबह जब सो के उठते हैं तो सर में भारीपन बहुत रहता है। और ऐसे लोग जब कभी भी कहीं मीटिंग में या कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो सो जाते हैं। कोई भी खाली समय हुआ वो सो जाएंगे, टीवी देख रहे हैं, सो गए, नींद लग गई। या अक्सर जो ये देखा गया कि गाड़ी का एक्सीडेंट, कहते हैं ना कि ड्राइवर जो है वो उसको झपकी लग गई, ये ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया का सबसे बड़ा कारण होता है। एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, क्योंकि उसमें नींद आ जाती है ड्राइवर को और उसको पता ही नहीं चलता, वो दुनिया बाहर हो जाता है, और आग तब खुलती है जब एक्सीडेंट हो चुका होता है, जान चली जाती है लोगों की। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है
और लोगों को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। सर लोग बहुत ज़्यादा जैसे कैंसर का नाम ही सुनते हैं, अभी तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया अपना आ गया, लेकिन कैंसर का नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं। तो इसमें सबसे मेजर वाला हो गया अभी आजकल जिसको देखो उसको लंग कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों की? वो बहुत डर जाते हैं सर, उनको सिम्टम्स क्या दिखे कि हाँ तुरंत कंसल्ट करें, मतलब उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे हैं और साउथ ईस्ट एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा बदनाम है। या WHO की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें पोल्यूशन सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है। और उस पोल्यूशन के चलते जो सांस में हम अंदर पार्टिकुलेट मैटर, डीजल का जो फ्यूम्स हैं या जो और धूल या गंदगी जो हमारे फेफड़े में जाती है वो जम जाती है और वो एक बड़ा कारण बनती है कैंसर की बीमारी के लिए। आप देख रहे हैं आजकल दिल्ली में या जो है बड़े मेट्रोस को कहते हैं कि साहब वो रहने लायक शहर नहीं रहे, वहाँ पे प्रदूषण इतना हो गया है और वो बार बार जो है आपको मीडिया में दिखाते हैं कि इतना प्रदूषण हो गया है। तो उससे जो है ये कैंसर की बीमारी बढ़ रही है हमारे समाज में। और कैंसर की इस बीमारी के लक्षण को अगर हम बहुत जल्दी जान लें और उससे बहुत सजग रहें तो बहुत लॉन्ग लाइफ मिलती है। तो ये है माइनर ओटी रूम, ये देखिए छोटा सा ओटी है। तो गाइस ये है पॉलीसोनोग्राफी रूम, जहाँ पे जिन लोगों को खर्राटा बहुत ज़्यादा आता है उसका टेस्ट यहाँ पे होता है। क्या सिस्टम है, देखो सिस्टम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेटा के उनका टेस्ट होता है। ये क्रायो मशीन है। क्रायो मशीन किसके लिए यूज होती है सर? ये यूज होती है जिसकी अंदर गांठ पड़ जाती है, कोई चीज बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, उसको निकालना। ओके ओके ओके, तो मतलब मेन ओटी यही है, राइट? मेन होती है। ठीक। हाय दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाला जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि सचमुच में इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, ठीक है? और वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।